चलो एग्जाम के लिए रिवाइज करते हैं जियोग्राफी का चैप्टर नंबर 2, लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। लैंड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है। ये कवर करता है अर्थ सरफेस का 30%। सिर्फ 30% ही अर्थ में पूरा सरफेस है। सारे लैंड जो है वो हैबिटेबल नहीं है। पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन अनइवन है क्योंकि यहाँ पर डिफरेंस है लैंड और क्लाइमेट में। अनइनहेबिटेड एरियाज हैं माउंटेन, लो लाइन, वाटर लॉक्ड एरिया, डेजर्ट, डेंस फॉरेस्ट। डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज हैं प्लेन्स, रिवर्स, वैली, जो सूटेबल है एग्रीकल्चर के लिए और सेटलमेंट के लिए। लोग लैंड को यूज़ कर रहे हैं कि एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, माइनिंग, हाउसिंग, रोड्स, इंडस्ट्रीज इस सब के लिए यूज़ करते हैं। फैक्टर जो है अफेक्ट करती है लैंड यूज़ को, वो है फिजिकल फैक्टर और ह्यूमन फैक्टर। फिजिकल फैक्टर में टोपोग्राफी, मतलब वहाँ की लैंड कैसी है, सॉइल, क्लाइमेट, अवेबिलिटी ऑफ वाटर। ह्यूमन फैक्टर में पॉपुलेशन और टेक्नोलॉजी आती है। लैंड ओनरशिप, प्राइवेट लैंड किसको बोलते हैं, जो इंडिविजुअल ओन करते हैं। कम्युनिटी लैंड किसको बोलते हैं, जो कम्युनिटी ओन करती है। यूज़ करते हैं लोग कॉमन पर्पस के लिए, लाइक ग्रेजिंग, कलेक्टिंग फूड, फ्रूट्स, नट्स, मेडिकल, हेल्थ। तो ये सब के लिए कम्युनिटी लैंड को यूज़ किया जाता है। इसे कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स भी बोला जाता है। अब जो लैंड है ना वो बहुत लिमिट में है, लेकिन ह्यूमंस की डिमांड ना दिन ब दिन इंक्रीज होते जा रही है। कम्युनिटी लैंड पर एंक्रोचमेंट यानी कि इन्वेजन इन रीजन से होता है। हाउसिंग कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए, कमर्शियल एरिया डेवलप करने के लिए, एग्रीकल्चर के एक्सपेंशन के लिए होता है। मेजर जो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स है वो ये है कि लैंड डिग्रेडेशन, सॉइल इरोजन, लैंडस्लाइड्स और डेजर्टिफिकेशन। कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्सेज, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है ना तो उनकी डिमांड भी इंक्रीज होते जा रही है। तो इससे क्या हो रहा है, डिस्ट्रक्शन हो रहा है फॉरेस्ट का, कल्टीवेबल लैंड जो है वो लॉस होते जा रहा है। इससे क्रिएट हो रहा है एक रिस्क कि हम अपनी जो लैंड है एज ए नेचुरल रिसोर्स उसे लूज़ कर देंगे। तो हमें ज़रूरत है इसे कंजर्व करने की। तो लैंड डिग्रेडेशन को कंट्रोल करना चाहिए, रिड्यूस करना चाहिए, तभी हो पाएगा। इसके भी मेथड्स है कि हम कैसे लैंड को कंजर्व कर सकते हैं। एफॉरेस्टेशन कर सकते हैं, हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगा सकते हैं, लैंड रिक्लेमेशन, और हम जो केमिकल फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड्स का यूज़ करना थोड़ा कंट्रोल करें और ओवर ग्राजिंग को चेक करते रहें। सॉइल क्या होता है, थिन लेयर होती है, ग्रेनी लेयर होती है जो अर्थ सरफेस को कवर करती है, आप सब जानते हैं, जो कि क्लोजली लिंक्ड होती है लैंड से। इसका फॉर्मेशन होता है वेदरिंग प्रोसेस के थ्रू, बना होता है ऑर्गेनिक मैटर, मिनरल्स और वेदर्ड रॉक से। सॉइल की फर्टिलिटी क्या होती है, जिसमें हम जितने अच्छे से राइट मिक्स करेंगे मिनरल्स और ऑर्गेनिक मैटर का, उससे ज़्यादा से ज़्यादा सॉइल जो है वो फर्टाइल बनेगी। लैंड फॉर्म इन्फ्लुएंस करता है कि वहाँ पे किस टाइप की सॉइल उस एरिया में पाई जाएगी। सॉइल का फॉर्मेशन है ना वो डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर्स पे, जो कि प्लेस टू प्लेस वेरी करता है। फर्स्ट है पैटर्न रॉक, कि किस टाइप का वहाँ पे रॉक होगा जिससे वो सॉइल फॉर्म हुई है। क्लाइमेट, टेम्परेचर और रेनफॉल अफेक्ट करेगा सॉइल फॉर्मेशन को। टोपोग्राफी, मतलब सॉइल, मतलब उस लैंड की स्लोप और हाइट कैसी है। ऑर्गेनिक मैटर, प्लांट्स एंड एनिमल जो ह्यूमस ऐड करते हैं सॉइल पे वो। और टाइम, सॉइल की फॉर्मेशन एक स्लो प्रोसेस है जो बहुत सारे साल ले लेते हैं उसे अपने आप को फॉर्म करने के लिए। सॉइल डिग्रेडेशन, सॉइल इरोजन एंड सॉइल डिप्लीशन, ये मेजर थ्रेट है सॉइल के लिए, जो कि कॉज होते हैं दोनों ह्यूमन और नेचुरल फैक्टर से। कॉज क्या है सॉइल डिग्रेडेशन का, डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्रासिंग, एक्सेस यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स, हैवी रेनफॉल, लैंडस्लाइड्स और फ्लड्स। अब हम सॉइल को कंजर्व कैसे कर सकते हैं, मल्चिंग से। हम सॉइल को कवर कर देंगे विद स्ट्रॉ और ऑर्गेनिक मैटर जो हेल्प करेगा रिटेन करने के लिए मॉइस्चर। सेकेंड होता है काउंटर बैरियर्स, इसमें हम स्टोन, ग्रास या फिर सॉइल बैरियर्स स्लोप्स के अलोंग लगाएंगे और ट्रेंचेस कलेक्ट करेंगे वाटर्स को। थर्ड होता है रॉक डैम, इसमें रॉक जो है पाइल्ड होंगे किसके साथ, स्लो वाटर फ्लो के साथ में, जिससे प्रिवेंट होगी जो छोटी छोटी नालियाँ बनती है और सॉइल लॉस का, क्योंकि नालियों से वो जो सॉइल है वो बहता हुआ चले जाएगा, तो इससे प्रिवेंट होने में मदद होती है। टेरेस फार्मिंग फोर्थ होता है, स्टेप जैसे कि फील्ड्स होते हैं स्लोप पर, ये क्या करता है, रिड्यूस करते हैं रन ऑफ और इरोजन को। इंटरक्रॉपिंग, इसमें डिफरेंट क्रॉप को ग्रो करते हैं एक ही जो खेत होती है उसमें, इससे प्रोटेक्ट होता है सॉइल। इंटरक्रॉपिंग, क्रॉपिंग इसमें क्या होता है, ऑल्टरनेट रोज में डिफरेंट क्रॉप को ग्रो किया जाता है, जिससे जो वो सॉइल है वो प्रोटेक्ट होती है रेन वॉश से। काउंटर प्लॉइंग में क्या होता है, ये प्लॉइंग अलोंग द काउंटर लाइंस में किए जाते हैं, जिससे जो है स्लो वो हो जाता है वाटरफॉल। और जो लास्ट है वो है शेल्टर बेल्ट्स, इसमें क्या होता है, रोज ऑफ ट्री को प्लांट किया जाता है ताकि वो रिड्यूस करे विंड इरोजन जो सॉइल को इरोज करते हैं, और ये कॉमन है ड्राई और कोस्टल एरियाज़ में। अब हमारी बारी है वाटर एज ए नेचुरल रिसोर्स पढ़ने की। वाटर एक बहुत ही वाइटल यानी कि इंपॉर्टेंट रीन्यूएबल रिसोर्स है। ये क्या करता है, 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस को कवर करता है वाटर, इसलिए इसे जो अर्थ है उसको बोला जाता है वाटर प्लैनेट। लाइफ यहाँ पे चालू हुई थी ओशन में अबाउट 3.5 बिलियन ईयर्स पहले।
ओशन कवर करता है नियरली 2/3 ऑफ द अर्थ सरफेस को। बट जो ये ओशन वाटर है ये बहुत ही सलाइन है, फिट नहीं है हमारे ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए। यहाँ पे 2.7% ऑफ द टोटल वाटर अर्थ में वही सिर्फ फ्रेश वाटर है, बाकी 70% ऑफ फ्रेश वाटर स्टोर्ड है आइस शीट्स में या फिर ग्लेशियर्स में, जैसे कि अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड। माउंटेन रीजन जो है वो मोस्टली इनएक्सेसिबल है। 1% ऑफ फ्रेश वाटर ही है हमारे लिए, जैसे कि ग्राउंड वाटर, सरफेस और वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर। तो आप देख रहे हो कितनी, मतलब 70% से हम कहाँ गए 1% में। इसलिए जो फ्रेश वाटर है बहुत ही प्रीशियस रिसोर्स है। टोटल अमाउंट ऑफ जो वाटर है ना अर्थ में, वो हमेशा कांस्टेंट ही रहने वाला है। वाटर हमेशा मूव करते रहते हैं, जैसे कि इवापोरेशन के थ्रू, प्रेसिपिटेशन के थ्रू रन ऑफ करते हैं ये। तो ये कंटिन्यूस जो मूवमेंट है इसी को वाटर साइकिल बोला जाता है। वाटर का यूज़ तो आप जानते ही, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ड्रिंकिंग वगैरह के लिए यूज़ होता है। कॉज ऑफ वाटर शॉर्टेज ये है कि इंक्रीज़ हो रही है पॉपुलेशन, डिमांड बढ़ते जा रही फूड और कैश क्रॉप्स की। इसके साथ साथ अर्बनाइजेशन हो रहा है, हायर स्टैंडर्ड लिविंग्स आ रही हैं, और जो हमें जो वाटर सोर्स है वो ड्राई अप होते जा रहे हैं, वाटर पॉल्यूशन होते जा रहा है। तो प्रॉब्लम क्या है, वाटर स्कैरसिटी है ना, बहुत सारे रीजंस में है और ये लोग उसे फेस भी करते हैं, जैसे कि अफ्रीका, वेस्ट और साउथ एशिया, यूनाइटेड स्टेट, मैक्सिको, साउथ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। इनका कॉज क्या है, यहाँ पे क्या है, लो, बहुत ही कम और इरेगुलर रेनफॉल होते हैं, ड्रॉट पड़ जाता है यहाँ पे, ओवर एक्सप्लॉयटेशन होता है और पॉल्यूशन होता है वाटर सोर्सेज का। तो हम इसे कंजर्व कैसे कर सकते हैं। क्लीन और सेफ वाटर तक एक्सेस एक मेजर ग्लोबल चैलेंज बन गया है। वाटर रिन्यूएबल रिसोर्स होने के बावजूद भी ओवर यूज़ और पॉल्यूशन की वजह से यहाँ पे जो वाटर है वो अनयूजेबल होते जाता है। कुछ मेजर वाटर पॉल्यूटेंट्स हैं अनट्रीटेड और पार्शियली ट्रीटेड सीवेज, या फिर एग्रीकल्चरल केमिकल्स, इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंट्स और नाइट्रेट्स, मेटल, पेस्टिसाइड्स। तो ये लोग जो है वाटर को और ज़्यादा पॉल्यूट करते हैं। नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ ये एग्जिस्ट करते हैं बायोस्फीयर में। बायोस्फीयर क्या है, एक नैरो जोन है जहाँ पे लिथोस्फीयर यानी कि लैंड, बायोस हाइड्रोस्फीयर यानी कि वाटर, और एटमॉस्फेयर यानी कि एयर, ये तीनों एक साथ जहाँ पे मिलते हैं और सपोर्ट करते हैं लाइफ को। लिविंग बींग्स जो है बायोस्फीयर में, ये इंटर रिलेटेड है और इंटर डिपेंडेंट है। तो ये सपोर्टिंग सिस्टम जो है, लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम, इसे इकोसिस्टम बोला जाता है। प्लैनेट्स बहुत ही वैल्यूएबल है, तो नो डाउट नेचुरल रिसोर्स जो हमें प्रोवाइड करता है, टिम्बर, ऑक्सीजन, सॉइल, ग्राउंड वाटर स्टोरेज, शेल्टर बेड की तरह भी ये काम करते हैं, हमें प्रोवाइड करते हैं फ्रूट्स, नट्स और भी बहुत सारी चीज़ें। हमारे अलावा भी ये जो है एनिमल्स को भी प्रोवाइड करता है शेल्टर और फूड। तो वाइल्ड लाइफ इंक्लूड करता है एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स और एक्वेटिक लाइफ। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें मिल्क, मीट, वूल ये सब प्रोवाइड करते हैं। बीज क्या प्रोवाइड करती है, हनी हेल्प करती है पॉलिनेशन में। इंसेक्ट्स और बर्ड क्या करते हैं, डिकम्पोजर की तरह एक्ट करते हैं, कंट्रोल करते हैं इंसेक्ट पॉपुलेशन को। वल्चर क्या करते हैं, स्कैवेंजर्स की तरह काम करते हैं, क्लीन करते हैं इन्वायरमेंट को, जो डेड एनिमल्स हैं उनको खाकर। जितने भी प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, बिग या फिर स्मॉल हो, ये सब के सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बैलेंस करने में हेल्प करते हैं, इकोसिस्टम को मेंटेन करने में मदद करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन, जो ग्रोथ है नेचुरल वेजिटेशन का, ये डिपेंड करता है टेम्परेचर और मॉइस्चर पर, यानी कि रेनफॉल। इसके भी टाइप्स होते हैं। फर्स्ट होता है फॉरेस्ट, उस एरिया में मिलता है जहाँ पे हैवी रेनफॉल होती है, टॉल और डेंस ट्रीज होती है जहाँ पे प्लेंटीफुल वाटर सप्लाईज मिलती हो। सेकेंड ग्रासलैंड्स, ये रीज़न होता है मॉडरेट रेनफॉल का, जहाँ पे शॉर्ट ट्री और ग्रासेस होती है। और थर्ड होता है स्क्रब्स, ये उन एरियाज़ में होती है जहाँ पे बहुत ही कम रेनफॉल होता है। थ्रोनी श्रब्स होते हैं जैसे कि प्लांट्स जिनके पास डीप रूट्स हो, वैक्सी और थ्रोनी लीव्स हो, जैसे कांटे वगैरह होते हैं ना, तो ये रिड्यूस करते हैं ट्रांसपिरेशन को। टुंड्रा, ये फाउंड होता है कोल्ड पोलार रीजन्स में। ये वेजिटेशन इंक्लूड करता है मॉसेस और लाइकेंस को। अब ये जो रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ है ना, इसकी वजह से फॉरेस्ट जो है क्लियर होते जा रहे हैं एग्रीकल्चर के लिए। रैपिड लॉस हो रहा है फॉरेस्ट का, पूरे कवर कर रहा है वर्ल्ड वाइड को। फॉरेस्ट एक वैल्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है और इसे कंजर्व करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ साथ में मिलकर मेंटेन करते हैं, इकोसिस्टम को बैलेंस करने का काम करते हैं ना वो। बहुत सारे स्पीशीज़ जो है ना वो बनते जा रही है वल्नरेबल, एंडेंजर्ड और एक्सटिंक्ट होते जा रही हैं। डिप्लेशन का कॉज क्या है, डिफॉरेस्टेशन, सॉइल इरोजन, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़, फॉरेस्ट फायर, सुनामी, लैंडस्लाइड, पोचिंग फॉर इलीगल ट्रेड्स। तो ये सब जो है डिप्लेशन को कॉज करते हैं। वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने के लिए इस्टेब्लिश किया गया है नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व। इसके अलावा वेटलैंड्स, लेक्स और क्रिक्स को भी कंजर्व किया गया है।
अवेयरनेस प्रोग्राम्स चलाए गए सोशल फॉरेस्ट्री, वन महोत्सव टाइप्स के, और एनकरेज किया गया है बर्ड वॉचिंग को, जाकि ताकि देख कर आए लोग बर्ड्स को, उन्हें मारने की कोशिश ना करें। नेचर कैंप्स रखा गया है स्टूडेंट्स के लिए। लीगल प्रोटेक्शन में यह है कि बहुत सारी कंट्री ने स्ट्रिक्ट लॉ बनाए हैं प्रोटेक्ट करने के लिए वाइल्ड लाइफ को। इंडिया में जो अगर कोई भी जो इंसान है जानवर को मार देता है, जैसे कि लायन, टाइगर, डियर, पिकॉक या फिर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, तो ये इलीगल है। इंटरनेशनल एग्रीमेंट में आता है कि कोई भी ऐसा काम नहीं करेगा। प्रोहिबिट कर दिया गया है ट्रेड ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज़ का, मतलब आप कोई भी एंडेंजर्ड स्पीशीज़ का ट्रेड नहीं कर सकता। तो दोस्तों, ये था नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ का क्विक रिवीजन। अगर ये पॉइंट्स आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल लगी हो, इजी लगी हो आपको समझने में, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।